चलिए, हेलो गुड इवनिंग। आप सभी साथियों को स्वागत है हमारे एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरुआत करते हैं। आज क्षमा चाहेंगे, कल वीडियो नहीं आ पाया था, थोड़ा सा कल ड्यूटी नहीं लगना था, लेकिन लग गया तो खैर कोई नहीं। चलिए देखते हैं, आज शुरुआत करते हैं। आज से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो डिस्कशन है उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कॉन्शियस होकर सिर्फ सुनिएगा और प्रयास कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं जानते हो कॉपी पेन लेके लिखने का कोशिश कीजिएगा। एक बार हम प्रयास करेंगे, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जहां तक जो भी क्वेश्चन बन सकता है एक बार में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज से संबंधित जो है प्रमुख समिति है जिसका गठन हुआ था, कब कब गठन हुआ था एक बार देखेंगे। जैसे सबसे पहले आप सभी जानते होंगे कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो हुआ था 1957 में हुआ था। और यह जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है कितने स्तरीय को बताया था, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को बताया था। कैसे याद रखना है, तो बलवंत राय मेहता, इसके वर्ड में कितना तीन आ रहा है ना, बलवंत राय मेहता, इसका मतलब त्रिस्तरीय था। बलवंत राय मेहता समिति कब गठन हुआ, 1957 में। आगे बात करते हैं अशोक मेहता समिति, जिसका गठन जो है 1977 में हुआ था। कब हुआ था, अशोक मेहता समिति 1977 में गठन हुआ था। और पूछा जाता है कि अशोक मेहता समिति जो है कितने स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की बात की थी। थोड़ा सा सोच के बताइए सर लोग, आप लोग। गलत जवाब, आप बोलिए सर। अशोक मेहता समिति कुल कितने स्तर की पंचायतों की बात की थी, यह 2 स्तरीय होगा। कैसे याद रखना है, अशोक मेहता, इसके नाम में कितना, तो अशोक मेहता, इसका मतलब 2 स्तरीय पंचायती राज की बात जो है किसके द्वारा किया गया था, अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में 77 में गठन हुआ था। आगे बात करते हैं जीवी के राव समिति, जिसका गठन 1985 में हुआ था। कब हुआ था, 1985 में हुआ था। जीवी के राव समिति का गठन 1985 में। अब बात करते हैं जीवी के राव के द्वारा जो है कितने स्तर की पंचायत की बात कही गई थी। सोच के देखिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। जीवी के राव 4 स्तरीय, ठीक है। तो 4 स्तरीय पंचायती राज के बारे में कौन बताया था, जीवी के राव समिति, जिसका गठन 1985 में। आगे चलते एलएम सिंघवी समिति, जिसका गठन कब हुआ था, 1986 में। कब हुआ था, एलएम सिंघवी 1986। इसके बाद है थुंगन समिति, जिसका गठन कब हुआ था, थुंगन का 1988 में हुआ था। थुंगन समिति और गॉडगिल समिति, ये सभी जो है पंचायती राज के बारे में बताने का काम किए हैं। कब, 1988 और थुंगन समिति और गॉडगिल समिति। चलते हैं नेक्स्ट, बर्फ का घनत्व। साइंस का प्रश्न है, बर्फ का घनत्व कितना होता है। तो बर्फ का घनत्व जो होता है 0.9 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब होता है। क्या होता है, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलिए आगे चलते हैं। कंपनी की सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित है, तो और उसी में आता है कंपनी के सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल रहा है कब से कब तक रहा है, तो 1813 से लेके 1823 तक जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल रहा है। कब से कब तक, 1813 से लेके 23 तक जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल रहा है। आगे चलते हैं, किस संधि के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स को जो है मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई थी। तो किस संधि के बाद जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स को जो है मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि जो है दी गई थी। वह संधि की यदि हम बात करते हैं तो वह संधि हो जाएगी सुगौली की संधि। और सुगौली की संधि की बात करते हैं कब हुआ था, 1816 में हुआ था। कब हुआ था, 1816 में सुगौली की संधि हुआ था। जो आंग्ल बर्मा युद्ध चल रहा था उस समय, 1814 से 16 के दौरान जो है आंग्ल नेपाल युद्ध था। हाँ नहीं, आंग्ल बर्मा सही है, 14 से 16 के बीच चल रहा था। जिस युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ था। कब, 1816 में। अब बताना है संगोला की संधि कब हुआ था। संगोला की संधि जो है कब हुआ था यह बताना है। तो संगोला की जो संधि हुआ था 1750 में। कब हुआ था, 1750 में संगोला की संधि हुआ था, ठीक है। सुगौली 1816, संगोला 1750। आगे बात करते हैं एथिकल रिलीजन एवं पाथवे टू गॉड किन की पुस्तक है। तो एथिकल रिलीजन जो है यह पुस्तक है गांधी जी का, ठीक है। पाथवे टू गॉड जो है यह गांधी जी का ही, यानी पूरा नाम है इसका एथिकल रिलीजन एवं पाथवे टू गॉड। ये पुस्तक है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, गांधी जी के द्वारा जो है कुछ संस्थाएं थी जो स्थापित किया गया था, उस संस्था को बताना है कि कब कब स्थापित किया गया था। जैसे नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था,
1894, बिल्कुल सही है। 1894 में जो दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में हुआ था, नटाल इंडियन कांग्रेस 1894, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं फिनिक्स फॉर्म, जो फिनिक्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। फिनिक्स आश्रम का स्थापना जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। कब? 1904 में। फिनिक्स आश्रम का स्थापना 1904 में किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं टॉल्स्टॉय फॉर्म, इसकी भी स्थापना गांधी जी के द्वारा ही किया गया था, जो 1910 में किया गया था। कब किया गया था? 1910 में किया गया था। आगे बात करते हैं हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ का स्थापना जो है 1932 में गांधी जी के द्वारा किया गया था, और एक साल बाद हरिजन नामक पत्रिका लाए थे गांधी जी 1933 में। ठीक है, तो हरिजन सेवक संघ कब हो जाएगा? 1932, और 1933 में क्या हो जाएगा? हरिजन पत्रिका। आगे बात करते हैं हरिजन की, बात करते हैं गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट जो कि किसके किसके मध्य हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। कहां हुआ था? तो पूना के यरबदा जेल में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है यानी एक दूसरे से मतभेद चल रहा था, तो पैक्ट यानी संधि के तहत जो है गांधी जी सोचे कि चलो हम खुश करते हैं अंबेडकर जी को, और खुश करने के लिए क्या किए? हरिजन सेवक संघ का स्थापना कर दिए, ताकि अंबेडकर जी को ये भी फील हो कि नहीं, हम लोग के समर्थक हैं गांधी जी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किराता जुर्नियम के लेखक जो है भारवी। किराता जुर्नियम के लेखक कौन है? भारवी है। और भारवी किनके दरबार में रहते थे, यह बताना है। तो भारवी जो है यह सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। आगे चल के एक प्रश्न भी बनता है कि सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे या संस्थापक थे? तो सिंह विष्णु जो थे यह पल्लव वंश के संस्थापक थे। किसका? पल्लव वंश का संस्थापक। बात करते हैं पल्लव की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांची या कांचीपुरम बोलते हैं ना। ठीक है, तो चोर पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांची। आगे बात करते हैं महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर, यानी इसको सीधा प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि महाबलीपुरम के जो है रथ मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? तो महाबलीपुरम के जो है सप्तरथ मंदिर के निर्माणकर्ता जो है नरसिंह वर्मन प्रथम। बहुत कंफ्यूजन होता है, कभी नरसिंह वर्मन प्रथम दे देता है, कभी द्वितीय दे देता है, कभी सिंह वर्मन दे देता है, तो लोग फंस जाते हैं। ध्यान रखना है, महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर के निर्माणकर्ता जो है वह नरसिंह वर्मन प्रथम है। आगे चलते हैं, महाबलीपुरम के शोर मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय है, शोर। ठीक है, शोर मंदिर के निर्माणकर्ता कौन हो जाएंगे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। आगे चलते हैं 10 कुमार चरित्र के लेखक डांडी, और यह डांडी जो थे किनके दरबार में रहते थे? तो यही नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है इन्हीं के दरबार में रहते थे डांडी, जिनके द्वारा एक पुस्तक था 10 कुमार चरित्र लिखा गया था डांडी के द्वारा, जो किनके दरबार में थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। आगे अभी जस्ट बात कर रहे थे कांची, जो कांचीपुरम जो है किसकी राजधानी है? पल्लवों की राजधानी है, बिल्कुल सही, पल्लवों की राजधानी है। तो कांची के कैलाश मंदिर के निर्माणकर्ता जो है वह भी कौन है? नरसिंह वर्मन द्वितीय है। यहाँ पे कंफ्यूजन जो प्रश्न में फंसता है एक साथ आपको देखने को मिल रहा है। क्या? तो महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माणकर्ता नरसिंह वर्मन प्रथम, इसके बाद महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर हो या फिर कांची के कैलाश मंदिर हो, जिसके निर्माणकर्ता कौन है? नरसिंह वर्मन द्वितीय है। चलिए बात करते हैं, हमारे बहुत सारे साथी आरपीएफ में जॉब कर रहे हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, तो आरपीएफ का स्थापना दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो आरपीएफ का स्थापना दिवस जो है 20 सितंबर को मनाया जाता है। और आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आरपीएफ का स्थापना किस वर्ष हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर है वह कितना प्रतिशत है? तो भारत की साक्षरता दर की बात करते हुए 73% है। 73% भारत की साक्षरता दर है, जिसमें पूछा जाता है हम पुरुष की साक्षरता दर कितना है ये बताना है। तो पुरुषों की साक्षरता दर कितना है यह बताना है। ठीक है, तो पुरुष की साक्षरता दर जो है वह 82.14% है, यानी 82.14% जो है पुरुष का साक्षरता है, जिसमें महिला की भागीदारी कितना है? तो महिला कितना परसेंट साक्षरता है? तो 65.46% जो है महिला की साक्षरता दर है। ये प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ था, महिला का साक्षरता दर कितना है। आगे चलते हैं, लिंगानुपात की यदि बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो 943 कितना है? 943 जो है लिंगानुपात हो जाएगा। अगर बच्चे की लिंगानुपात बात करते हैं, शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं, तो शिशु का जो लिंगानुपात है 919 है। कितना है? 919। चलते हैं जनसंख्या घनत्व, तो सभी लोगों को पता है जनसंख्या घनत्व कितना है? 1 किलोमीटर में जो है कितना? 382 व्यक्ति। भाई 1 किलोमीटर में बोल दिए 382 व्यक्ति, तो आगे प्रति वर्ग किलोमीटर बोलना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब ही होता है 1 किलोमीटर में।
चलिए आगे हम सभी जो है बिहार राज्य से संबंधित है और बिहार का जो आगामी एग्जाम है बीपीएससी, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही सामने आने वाली है, तो उसके लिए बात करते हैं बिहार का साक्षरता दर जो है वह कितना प्रतिशत है, 61.8% है। और पुरुष की बात करते हैं 71, एकदम गजब का सीक्वेंस इसका बना हुआ है। बिहार का साक्षरता दर 61, पुरुष 71 और महिला 51। ठीक है, एकदम सीक्वेंस में याद रखना है, महिला 51 ऑल ओवर 61 और पुरुष की बात करते हैं तो 71। अब इसमें कंफ्यूज पॉइंट में भी आता है तो दिक्कत है, तो 61.8 पॉइंट ध्यान रखना है, 71.2% और 51.5%। 51.5% महिला की साक्षरता दर है, पुरुष की साक्षरता दर जो हुआ 71.2% है और बिहार की जो साक्षरता दर है, एजुकेशन रेट है, वो कितना है 61.8% ऑल ओवर। आगे बात करते हैं बिहार की लिंगानुपात, तो बच्चा का लिंगानुपात पूरे देश में कितना है, 919 है। ठीक है, तो बिहार का ध्यान रखना 918 जो लिंगानुपात है वो जो है 918। शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं, बच्चा में ज्यादा लिंगानुपात है, 935 है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है, कितना है बताना है आप सबों को। बिल्कुल सही, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का जनसंख्या घनत्व है। चलिए आगे चलते हैं, किस राज्य ने पहली बार विधानसभा के चुनाव में वोट फ्रॉम होम का विकल्प प्रदान किया है? यानी वोट फ्रॉम होम मतलब क्या, घर से भी आप वोटिंग कर सकते हैं। यह किस राज्य की विधानसभा के चुनाव में विकल्प प्रदान किया गया है? तो कर्नाटका। चलते हैं, वर्तमान में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? HR श्रीनिवास जो है बिहार के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। चलते, किस विटामिन की कमी से पेचिश रोग होता है? पेचिश रोग होता है तो विटामिन B11, विटामिन B11 की कमी से जो है पेचिश रोग होता है। चलिए आगे बात करते हैं, भारी हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सीधा सीधा उसे ड्यूटोरियम बोलते हैं, तो D हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र बोलेंगे तो D2O होता है ना। ठीक है, लेकिन भारी हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र अगर सीधा सीधा बोले तो ड्यूटोरियम बोलते हैं इसको, तो D हो जाएगा, सिंपल। आगे बात करते हैं, मंड यानी भोजन जो होता है, मंड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मंड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H10 और O5, C6H10O5 और होल में इसका N होता है, जो मंड का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए आगे बात करते, शिक्षा से संबंधित कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो कोठारी आयोग की बात करते हैं, जिसका गठन 1964 में हुआ था। पूछा जाता है एग्जाम में कि कोठारी आयोग का संबंध जो है किससे है, यानी किससे संबंधित है कोठारी आयोग? तो किससे संबंधित है? तो यह जो है शिक्षा से संबंधित है। स्थापना 1964 में। और कोठारी आयोग जो है किनके द्वारा लाया गया था? दौलत सिंह कोठारी के द्वारा लाया गया था। पूरा नाम है दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, आगे बात करते हैं, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तमिलनाडु में पड़ता है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं, दुद्धा बेटा है, दुद्धा बेटा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, दुद्धा बेटा, जिसको लोग याद करके हम लोग कैसे याद रखते थे, फांसी आएगी तो दोगला बेटा बोलते थे। ठीक है, जैसे मतलब होता है ना कि मतलब इसका मतलब क्या है कि जो पहला नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दुद्धा बेटा है, लेकिन दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। तो आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि पहली कौन सी होगी, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके आगे 2 मिनट के बाद आपको ये भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो दुद्धा बेटा जो है इसकी ऊंचाई पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई कितना है, तो 26,1137 होता है। 26,11 का घटना है एगो। ठीक है, तो वो ध्यान रखना, 26,1137 यानी 2637 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। नीलगिरी की ऊंचाई सर्वोच्च चोटी दुद्धा बेटा की ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर। आगे चलते हैं, अनाईमुदी, अनाईमुदी की ऊंचाई कितना है? तो 2695। अब अनाईमुदी की बात की है तो यह अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अन्नामलाई यानी अनाईमुदी जो है किसकी चोटी है? अन्नामलाई की चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, लेकिन जिसकी ऊंचाई कितना है? 2695। अब देख रहे होंगे 2637 है, 2695 है, क्या बड़ा छोटा तो दिख रहा होगा ना। तो 2637, 2695 यानी 2695 मीटर क्या हो जाएगा? ये अनाईमुदी की सर्वोच्च यानी ऊंचाई है। और अनाईमुदी किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है। आगे चलते, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम? तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम है जिंदगारा चोटी, जो 1690 मीटर है। कितना है? 1690 मीटर। चलिए, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कालसूबाई है। और अरावली की सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं 1722 मीटर है। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर।
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, किस पीएम के नेतृत्व में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? अब बात करते हैं किस प्रधानमंत्री। देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है, पढ़े हुए सभी लोग हैं, सभी लोग जानते हैं। मौलिक कर्तव्य की यदि हम बात करते हैं तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें किस कमेटी के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, जो कि 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, जिसमें से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश 8 की थी। कितना? 8 की सिफारिश की थी, 2 ऐसे जोड़ा गया था, तो 10 हुआ। और वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या हुआ कितना है? 11 है। ठीक है, 11वां कब जोड़ा गया था? जो शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था, कब? तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा, कुछ वर्क आप सबको के लिए भी छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो जिससे हम पूछ रहे थे कि जो किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो आप सबको पता है 1976 में प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जी कार्य कर रहे थे, तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो खतौली का युद्ध 1517 या 18, विकिपीडिया 1517 देता है, वो 1518 को फॉलो करता है। तो जो भी ऑप्शन में देखने को मिले उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, लेकिन विकिपीडिया के अकॉर्डिंग 1517 है। और खतौली का युद्ध जो है 1517 में राणा संगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? राणा संगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। आगे चलते हैं, महान नेता जिसको बोलते हैं हिटलर, हिटलर का जन्म जो है कब हुआ था? सर बताइए। 20 अप्रैल 1889 को, हाँ बिल्कुल सही है, 20 अप्रैल 1889 को जो है ऑस्ट्रिया के ब्रुनौ शहर में हुआ था। जो पूछा जाता है, हिटलर जो है आत्महत्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था, गोली मार लिया था अपने आप को, कब ये बताना है। तो वो 30 अप्रैल 1945, ध्यान रखना है, हिटलर कब गोली मार लिया था? तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर जो है आत्महत्या कर लिया था। आगे चलते हैं, किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा पेश की थी? तो विद्युत क्षेत्र की अवधारणा की बात करते हैं तो माइकल फैराडे के द्वारा जो है पेश किया गया था। आप सब में से बताइएगा कितने साथी चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको दिया जाए? जो भी साथी इसके पीडीएफ के लिए चाहते हैं कि इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाए, कमेंट करके सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप सभी का डिमांड रहेगा तो मैं प्रयास करूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ जो है पिन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। पहली बार जो है विद्युत क्षेत्र की अवधारणा माइकल फैराडे के द्वारा जो है पेश किया गया था। आगे चलते हैं, कौन सा उपकरण जो है ध्वनि तरंगे यानी सिग्नल के स्तर और शोर को मापता है? तो ध्वनि तरंग यानी सिग्नल के जो है स्तर और शोर को मापने वाला यंत्र है, उसका नाम है सोफोमीटर। कौन सा यंत्र है? सोफोमीटर है। आगे चलते हैं, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत होता है, बिल्कुल सही है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है छोटी आंत होता है, क्योंकि शरीर के किस भाग में भोजन जो है सर्वाधिक समय तक रहता है? तो छोटी आंत में, क्योंकि सबसे लंबा होता है तो समय सर्वाधिक रहेगा। ठीक है, तो छोटी आंत की बात। आगे बात करते हैं, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जो है जनगणना कार्य का संचालन करता है? तो भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जो है जनगणना कार्य का संचालन करता है? वह होम मिनिस्ट्री करता है, गृह मंत्रालय करता है। और वर्तमान में गृह मंत्री कौन है सर? चचा जी, गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, चचा जी मतलब यही हुए। ठीक है, चलिए गृह मंत्री जो है माननीय अमित शाह बोलेंगे, थोड़ा सा रिस्पेक्ट बनता है इनका। चलिए, भारत में सर्वाधिक रागी उत्पाद राज्य कौन सा है? तो रागी उत्पाद राज्य जो है वह कर्नाटक राज्य को बोलते हैं। आगे बताना है, मेरी सड़क मेरी जवाबदेही नामक अभियान, मेरी सड़क मेरी जवाबदेही नामक अभियान जो है बिहार के किस जिले में चलाया गया है? तो बिहार का किस जिला में? पटना में चलाया गया है कि मेरी सड़क मेरी जवाबदेही अभियान जो है बिहार के पटना में जिला में चलाया गया। आगे चलते, क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में पहला शतक किसने लगाया था? तो क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में पहला शतक जो लगाया था वह डेनिस एमिस लगाया था। ध्यान रखना है, क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में जो पहला शतक जो है डेनिस एमिस के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा लगाया था? डेनिस एमिस के द्वारा लगाया गया था। आगे चलते हैं, मंगल के उपग्रह फोबोस का ग्रीक भाषा में अर्थ क्या होता है? मंगल का दो उपग्रह जानते होंगे, फोबोस और डिमोस। ठीक है, जिसमें फोबोस का जो ग्रीक भाषा में अर्थ होता है डर, फोबोस का क्या अर्थ होता है? डर होता है। और डिमोस का अर्थ क्या होता है? आतंक होता है। यानी दोनों का नाम जो है ना एकदम वैसा ही है, जो क्या बोलते हैं, रोग को कांपा दे। ठीक है, तो फोबोस का मतलब होता है डर, ठीक है, और डिमोस का मतलब होता है आतंक। ठीक है,
डिमोस को डिवोर्स याद रख सकते हैं। डिवोर्स जब ये होता है तो क्या होता है, आतंक आ जाता है, सीधा समझिएगा। दो फैमिली में आतंक आ जाता है तो उसको डिमोस याद रखना है, डिवोर्स, ठीक है। और फोबोस क्या होता है, डर होता है, ठीक है। चलिए, रानी लक्ष्मीबाई जयंती कब मनाया जाता है? रानी लक्ष्मीबाई जयंती जो है कब मनाते हैं? जयंती सब 19 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 19 नवंबर को मनाते हैं जयंती। जयंती का मतलब होता है जन्म, ये भी ध्यान रखना है। गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। और गांधी जी के मृत्यु के अवसर पर जो है शहीद दिवस मनाते हैं, जो कब, कितना तारीख को? 30 जनवरी ना, 23 नहीं 30 जनवरी, ध्यान रखना है। 23 जनवरी को किनका जयंती मनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। देखिए पिछले क्लास में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो है 23 जनवरी। और 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? बोलिए। पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ध्यान रखना है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और अभी आप बात कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई जयंती, तो 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई जयंती मनाते हैं। आगे बता रहे रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हो गया था? सभी लोग पढ़े हैं कि 1857 के क्रांति के बाद जो है उसी दौरान जो है इनकी 1857, हाँ उसी दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। तो कब हुआ था? 17 जून 1858 को जो है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। आपको बताना है रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी? झांसी से। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, क्या सर आप लोग भी झांसी से, ठीक है। तो ध्यान रखना है, देखिए ऐसा नहीं सोचना है जीके जीएस मैथ रीजनिंग सब कुछ सभी लोगों का अच्छा होता है तभी जाके रिजल्ट होती है, ठीक है। और ये सब ऐसा प्रश्न है जो कि आते हुए पर भी लगता है कि जो ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन आता तो सभी लोग आसानी से बोल सकते हैं, कोई भी लोग। तो आप लोग हतोत्साहित नहीं होइए, सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, रिजल्ट होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम। 17 जून 1858 रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु हो गई थी। चलते, फातिमा बीबी ने किस वर्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी? तो आप सभी को पता है भारत के जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? फातिमा बीबी। कब बनी थी यह बताना है। 1989 में जो है बनी थी। चलते हैं, ब्रह्मपुत्र को जो है NW2 कब घोषित किया गया था? यानी ब्रह्मपुत्र नदी को जो है NW2 बोले तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, NW2, ठीक है, नेशनल वाटर मार्ग जो है, ठीक है। तो NW2 घोषित किया गया था 1988 में किया गया था। अब आपको बताना है कि जब राष्ट्रीय जलमार्ग की बात की है तो NW का संख्या टोटल 111 है। कितना है? 111, जिसमें से 6 को हम सभी पढ़ते हैं, जो कहां से कहां को जोड़ता है इसको। तो ध्यान रखना है, नेशनल वाटरवे जो है 1 जो है किस किस को जोड़ता है? तो इलाहाबाद से किसको जोड़ता है? इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ने का काम करता है? इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ने का काम करता है NW1। आगे बात करते हैं NW2 किस किस को जोड़ता है? तो सदिया से धुबरी पट्टी को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? सदिया से धुबरी पट्टी को जोड़ने का काम करता है NW2। और वह कौन से नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। NW1 की बात करते हैं, इलाहाबाद से हल्दिया, तो इसका मतलब कौन नदी होगा? गेस करके बताइए दोनों लोग। गंगा नदी, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, गंगा नदी। तो NW1 गंगा नदी। चलिए बात करते हैं, इलाहाबाद में कौन कौन नदी है संगम है? गंगा, बिल्कुल सही, गंगा जमुना सरस्वती, ये तीनों नदी का संगम है इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में प्रयाग के नाम से जानते हैं, प्रयागराज। चलिए NW3 किस किस को जोड़ने का काम करता है? तो इलाहाबाद हल्दिया हो गया पहला, दूसरा सदिया से धुबरी पट्टी, ठीक है, तीसरा की बात करते हैं कोल्लम से कोट्टापुरम। कहाँ हो जाएगा? कोल्लम से कोट्टापुरम को NW3 जोड़ने का काम करती है। NW4 की बात करते हैं तो काकीनाडा से मरक्कानम को जोड़ने का काम करती है NW4। NW5 की यदि हम बात करते हैं तो इसको तलचर से धामरा को जोड़ने का काम करती है। और NW6 की यदि बात करते हैं तो लखीमपुर से भांगा को जोड़ने का काम करती है NW6। तो ध्यान रखना है, ये कैसे याद रखना है? एक मंत्र याद रखना है, ई साधु कोको काम तलचर से धामरा लखीमपुर से भांगा, ठीक है। ई साधु कोको काम तलचर से धमरा लखीमपुर से भांगा। ई मतलब इलाहाबाद से हल्दिया, साधु से सदिया से धुबरी पट्टी, ठीक है, कोको से कोल्लम से कोट्टापुरम, काम से काकीनाडा से मरक्कानम, तलचर से धमरा, लखीमपुर से भांगा, टोटल 6 खत्म, ठीक है। चलिए चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक नगरीकृत यूटी यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? वित्त आयोग का गठन सबसे पहले बताना है किस अनुच्छेद के तहत? 280।
वित्त आयोग 280, राज्य वित्त आयोग 243 का आय। ठीक है, राज्य वित्त आयोग 243 का आय हो जाएगा। और वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत होता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने वर्ष के लिए करता है? तो 5 वर्ष के लिए करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब जनता का उत्साह चरम पर था, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया गया था और यह स्टेटमेंट बहुत ही महान क्रांतिकारी के द्वारा दिया गया था, जिनके बारे में भी थोड़ा देर पहले बात भी कर रहे थे। तो जब जनता का उत्साह चरम पर था तभी पीछे हटने का आदेश देना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं था। और यह कथन जो है कब दिए थे? तो फरवरी 1922 में गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन की एक तरफा वापसी के संबंध में किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? कहने का मतलब जब जनता का उत्साह चरम पे था तभी पीछे हटने का आदेश जो है देना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं था। यह फरवरी 1922 में, जो कि 11 फरवरी 1922 को जो है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को एक तरफा वापस लेने की बात की गई थी, जिसके बारे में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था कि जनता का उत्साह चरम पर था तभी पीछे हटने का आदेश देना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं था। इनके द्वारा कहा गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मैकमोहन रेखा चीन और किस भारतीय राज्य को अलग करती है? मैकमोहन रेखा जो है चीन और किस भारतीय राज्य को अलग करने का काम करती है? तो ऐसे मैकमोहन रेखा हम सब पढ़ते आए हैं कि भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करता है, लेकिन भारत और किस राज्य के मध्य? अरुणाचल प्रदेश के मध्य। क्या बोर नहीं हो रहे हैं सर? नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा भारत और अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो है ये सीमा रेखा का निर्धारण करता है। चलिए आगे बात करते हैं। कुथम बलम मंदिर जो है, जो हमारे पड़ोसी राज्य जहाँ पे अभी अवस्थित, मतलब स्थित है, अवस्थित नहीं स्थित है अभी जहाँ है हम लोग, उसके बगल वाले स्टेट में पड़ता है कुथम बलम मंदिर, जो केरला में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरला। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक का जौगढ़ रॉक एडिक्ट किस राज्य में है? तो अशोक का जो है जौगढ़ रॉक एडिक्ट जो है ये किस राज्य में पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। ध्यान रखना है, जौगढ़ रॉक एडिक्ट जो है यह ओडिशा में पड़ता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं। और थोड़ा सा ये प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किनके स्मृति में मनाते हैं? ठीक है, यानी किनकी जयंती पर मनाते हैं? तो एकता, यूनिटी की बात करने वाले एक ही व्यक्ति थे जो सभी प्रांतों को एक करने का प्रयास किए थे। वो व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जिन्हें सरदार की उपाधि जो है कहाँ किसके द्वारा दिया गया था? बारदोली की महिलाओं के द्वारा की तरफ से गांधी जी के द्वारा जो है इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। किन्हें? वल्लभ भाई पटेल को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है? यह सिक्किम में पड़ता है। मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। आगे पूछा जा रहा है कि मालदीव की आधिकारिक भाषा का क्या नाम है? मालदीव की आधिकारिक भाषा, बिल्कुल सही है, मालदीव की आधिकारिक भाषा द्विवेही है। और पिछले वीडियो में आप सबों को बोले थे कि मालदीव की राजधानी कहाँ है, कमेंट करने के लिए बहुत सारे साथी कमेंट भी किए थे। तो मालदीव की राजधानी माले। और एक मालदीव की राजधानी, एक प्रश्न और आता है कि जो है माली की राजधानी कहाँ है? ये माले है, मालदीव की राजधानी माले। और माली की राजधानी कहाँ है? तो माली की राजधानी बमाको। ठीक है, मालदीव की राजधानी कहाँ हो जाएगी? बमाको। और एक और देश आता है जिसका नाम है मकाऊ। मकाऊ की राजधानी पटाका नहीं, मकाऊ की राजधानी मकाऊ सिटी है, मुद्रा पटाका है। ठीक है, मुद्रा है कि राजधानी है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, पटाका मुद्रा है, सही होगा। ठीक है, मकाऊ सिटी शायद इसकी राजधानी है। चलिए आगे चलते हैं। मालदीव का अभ्यारण्य, मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है सिक्किम में पड़ता है। मालदीव की आधिकारिक भाषा की बात की तो द्विवेही हो गया। मालदीव की राष्ट्रीय फूल का भी बात कर लेते हैं। तो पडुआक जो है, पडुआक फूल होता है, यह मालदीव का राष्ट्रीय फूल है। मालदीव का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो नारियल तार होता है, नारियल तार। आगे मालदीव का राष्ट्रीय मछली तो फिनटूना मछली है। ठीक है, इतना डीप तक नहीं जाएंगे, लेकिन हो सकता है किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि ये फालतू क्वेश्चन बता रहे हैं या क्या बता रहे हैं। ठीक है, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नौकरी का मतलब है आपको एवरेज तैयारी करके रखना है, जो पूछे उसका जवाब देना है। चलिए, अकबर को जो है कि 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? तो अकबर के 1567 के अभियान के दौरान जो है मेवाड़ का शासक जो था राणा उदय सिंह। कौन था? राणा उदय सिंह।
ये प्रश्न भी बिहार दरोगा मेंस का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आगे बात करते हैं, निर्मल चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो निर्मल चित्रकला जो है किस राज्य से संबंधित है? तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। निर्मल चित्रकला आंध्र प्रदेश। अगर बात करते हैं, किस हड़प्पा स्थल से नहर का प्रमाण पत्र मिला है? हड़प्पाई कौन से स्थल से जो है नहर का प्रमाण पत्र मिला है? तो उसका नाम है सोरतुगई। क्या है? सोरतुगई जो है, सोरतुगई नाम है। अगर बात करते हैं, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना था, जिसे बाद में गैलियम ने प्रतिस्थापित कर दिया था? तो गैलियम प्रतिस्थापित किया था, जिसका परमाणु संख्या कितना था? 68 था। किसका? एका एल्युमिनियम का परमाणु भार था 68, और बाद में इसे कौन प्रतिस्थापित किया था? गैलियम प्रतिस्थापित कर दिया था। किसके आवर्त सारणी के अनुसार? तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार। आगे चलते हैं, किस सूक्ष्मजीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है? तो साइट्रस कैंकर होता है यह सूक्ष्मजीव जिसका नाम जिसको क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं, जीवाणु। आगे बात करते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। यानी समझेंगे, वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार एक साथ अभिक्रिया करते हैं, इसके परिणाम स्वरूप जो है लवण और क्या बनता है? जल बनता है। इसको क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। आगे चलते, चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण की बात कर रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक नहीं पूछे हैं, मात्रक अगर बोले तो आप सभी कमेंट कीजिएगा। फिलहाल आपको बताना है, चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण जो है उसको मैग्नेटोमीटर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मैग्नेटोमीटर। चलिए, एक प्रश्न नरेंद्र मोदी जी से संबंधित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 2016। बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरुआत किया गया था। आगे, चंदन जानते हैं, चंदन की लकड़ी जो है तस्करी के लिए जहाँ फेमस है कि चंदन की तस्करी करता है लोग, तो चंदन की लकड़ी जो है यह किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में जो है चंदन की लकड़ी पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्ध का उल्लेख किया था? तो विदेशी यात्री था सुलेमान। क्या था? सुलेमान था, जो किस वंश के बारे में बताया था? गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बताया था। ठीक है, जो कि सैन्य शक्ति में जो है यानी समृद्धि का उल्लेख किया था सुलेमान। आगे बात करते हैं, आइजनहावर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। बिल्कुल सही, आइजनहावर कप जो है गोल्फ से संबंधित है। आगे बात करते हैं, बांग्ला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बांग्ला उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो बांग्ला मेघालय में मनाया जाता है। बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मेघालय में है। बालफक्रम मेघालय में है। शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए एक हंटर आयोग का गठन किया गया था। हंटर आयोग कितना? 2 है। एक जालियांवाला बाग से संबंधित भी है और दूसरा की बात करते हैं शिक्षा से संबंधित भी है। कौन सा? तो हंटर आयोग। हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? तो हम शिक्षा वाले बात करते हैं, 1882 में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय में एक इल्बर्ट विधेयक आया था, इल्बर्ट बिल बोलते हैं, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो इल्बर्ट बिल जो है कब पारित किया गया था? 1883 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1883 में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। आगे चलते हैं, विधान चंद्र राय को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? विधान चंद्र राय को जो है भारत रत्न पुरस्कार जो है कब मिला था? 1961 में जो है विधान चंद्र राय को जो है डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न मिला था 1961। भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी जोशी। कौन है? आनंदी जोशी। चलिए बात करते हैं, शल्य चिकित्सा के जनक और प्लास्टिक सर्जरी के जनक किन्हें कहा माना जाता है? सुश्रुत को माना जाता है, उस समय के हैं ये। ठीक है, शल्य चिकित्सा के जनक और प्लास्टिक सर्जरी के जनक जो है सुश्रुत है। आगे बात करते हैं, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुआ था? 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। किस राज्य में रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या है? तो रामसर साइट की बात करते हैं सर्वाधिक है तमिलनाडु में है। कितना? कहाँ है? तमिलनाडु में। चलते, किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू किया था? तो जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू करने वाला राज्य जो है वह राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। हमें लगता है थक गए होंगे और चलना चाहिए। अब कह रहे हैं सर तो चलेगा ही क्या? आप सब भी बताइएगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए थोड़ा 20-25 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है,
कैसा लग रहा है क्लास? जो एक तरह से उस तरह का तो भावना फीलिंग्स नहीं आ रहा होगा जैसा समस्तीपुर का माहौल था, बट फिर भी यहाँ प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हमारे जो भी साथी हैं थोड़ा सहयोग कर रहे हैं, तो इन सभी के प्रयास से कुछ ना कुछ जो है आप सभी के लिए बेहतर जरूर किया जा सकता है। तो चलिए कुछ प्रश्न को देखते हैं, जो कि मिश्रित खेती किसे कहते हैं। एक साधारण सा प्रश्न है, मिश्रित खेती किसे कहते हैं? तो खेतों और पशुपालन एक साथ अगर जो करते हैं ना, खेती और पशुपालन जो एक साथ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित खेती बोलते हैं। आगे बात करते हैं द्विफसली कृषि किसको बोलते हैं? तो गहन निर्वहन कृषि को द्विफसली कृषि बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है किस संस्था के द्वारा? रॉयल स्वीडिश अकादमी के द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किनकी स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1867 में किया गया था, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आगरा दुर्ग का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? आगरा का दुर्ग का निर्माण जो है यह किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। आगे चलते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन जो है यह स्थित है कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। आगे चलते हैं, मत विलास प्रहसन और भगवती जुकियम के लेखक कौन है? तो मत विलास प्रहसन के लेखक की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? महेंद्र वर्मन हो जाएंगे, ठीक है। यानी पल्लव शासक महेंद्र वर्मन, मत विलास प्रहसन और भगवती जुकियम। आगे बात करते हैं, अदिति एयरपोर्ट के कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है। अदिति एयरपोर्ट जो है लक्षद्वीप में स्थित है, सही है। आगे बात करते हैं, वेद समाज के संस्थापक। वेद के दो के बाद क्या आता है? धौ आता है। धरालू नायडू, याद रखना है। वेद समाज के संस्थापक धरालू नायडू। प्रार्थना समाज की बात करते हैं, प्रार्थना हम लोग आत्मा से करते हैं, इसका मतलब आत्मारंग पांडुरंग, ध्यान रखना। आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, धर्म समाज के संस्थापक कौन है? धर्म, तो राधा कांत देव, ध्यान रखना है। धर्म है तो कोई भगवान यानी कहिए तो राधा जी को तो सभी लोग मानते हैं ना, इसलिए धर्म समाज के संस्थापक राधा कांत देव, ठीक है। वेद समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? धरालू नायडू हो जाएंगे। और एक है देव समाज के संस्थापक। देव समाज के संस्थापक कौन होंगे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। देव मतलब देवता, शिव मतलब भोलेनाथ, ठीक है। तो शिव नारायण अग्निहोत्री यानी देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएंगे। वेद समाज के धरालू नायडू हो जाएंगे, ठीक है। प्रार्थना समाज के होता है आत्माराम पांडुरंग, और धर्म समाज के हो जाएंगे राधाकांत देव। चलिए जो महत्वपूर्ण है उस चीजों को देख लेते हैं। आगे जो है, लहंगी नृत्य जो है कहाँ है? लहंगी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, सही है। ख्याल नृत्य अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और, किसके अनुसार निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन कहे थे कि इनके अनुसार जो है सामाजिक क्रांति या राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम है। किसका कथन है यह? ग्रेनविल ऑस्टिन का। आगे बात करते हैं, संविधान का कौन सा भाग जो है आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? तो आधिकारिक भाषाओं यानी भाषा जो है वह भाग 17 में है, और भाग 17 जो है अनुच्छेद 343 से 351 तक है। अनुच्छेद 343 से 351 तक है। आगे चलते हैं, कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगा? यह अनुच्छेद 343 का एक बताता है कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी, और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। आगे बात करते 3 बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, जो 3 बार जो है राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए थे। और इन्हें जो है भारत रत्न की बात करते हैं 1962 में जो है इन्हें भारत रत्न मिला था, और 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का? 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु होती है। 62 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और इनका जन्म की बात करते हैं 3 दिसंबर 1884। 3 दिसंबर 1884 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। चलिए बात करते हैं, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? तो प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है देविका रानी रोडिक को मिला था। देविका रानी रोडिक को मिला था, जो 1969 में मिला था, क्योंकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है कब होती है? 1969 में ही होती है। कब होती है? 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत होती है।
आगे चलते हैं, पहला निर्गमित नोट कब चलन में आया था? तो पहला निर्गमित नोट जो है वह चलन में आया था 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में ही ना आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, जो कि 1 रुपया का नोट था, जो पहला निर्गमित नोट चला था 1949 में। मोबाइल कहाँ? 1 मिनट दोस्तों, ठीक है। एक जनवरी 1949, सही है सर, ये सब गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नोट पर जो है अशोक स्तंभ के सिंह के स्थान पर महात्मा गांधी का चित्र जो है कब से आया है? पहले नोट पर अशोक स्तंभ का चित्र रहता था, लेकिन इसके बाद जो है महात्मा गांधी का चित्र आने लगा। कब से? 1996 से, सही है। आगे बताना, पहला कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश स्वीडन है। कार्बन कर लागू करने वाला पहला देश फिनलैंड है, 1990 में लागू किया था यह। और स्वीडन में जो है आगे चल के जो है 1991 में जो है स्वीडन और ब्रिटेन में लागू हो गया था कार्बन कर। ठीक है, घोषित किया स्वीडन, लागू किया कौन? फिनलैंड 1990 में, और 91 में जाके जो है स्वीडन भी लागू कर लिया, ब्रिटेन में लागू हो गया। कार्बन टैक्स लागू करने का प्रस्ताव जो है किसने दिया था? डीजी विल्सन के द्वारा दिया गया था। कार्बन कर लागू करने का प्रस्ताव जो है किसके द्वारा दिया गया था? डीजी विल्सन के द्वारा दिया गया था। और वैश्विक तापमान से निपटने के लिए कार्बन कर लागू करने वाला पहला देश जो था वह न्यूजीलैंड था। कौन सा देश था पहला? न्यूजीलैंड था। तो चलिए साथियों, आज का लास्ट प्रश्न आप सबों के लिए देते हैं, जो पिछले वीडियो का प्रश्न है। ये औरंगजेब के गुरु कौन थे? कमेंट करके आप सब बताइएगा औरंगजेब के गुरु कौन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी को।